हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आज अपन सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू है, साथ ही साथ में हर पीवाईक्यू से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैंने इसमें कवर किए हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ में जो फैक्ट बताती जा रही हूँ वो भी देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो होती है उसका अंतिम उत्पाद मेलेनिन होता है। क्या होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग? जैसे कि फल होते हैं, फल को अगर हम बाहर रख देते हैं तो एक एंजाइम होता है फलों में, उसका नाम होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, जिसको हम पीपीओ बोलते हैं। इसको बोला जाता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। तो जैसे ही हम फलों को बाहर रखते हैं तो फल जो होते हैं हवा के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आलू को रख दो, सेब फल को रख दो तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जो फलों में एक जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज होता है वो सक्रिय हो जाता है और ये उसको क्विनोन में ऑक्सीकृत कर देता है, जिसके कारण उनके बाहर के जो बहुलक हैं, जो पॉलीमर हैं, वो एक प्रकार का वर्णक देते हैं जिसको हम मेलानिन बोलते हैं। तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का जो पॉलीमरेज अंतिम उत्पाद है वो कौन सा हो जाएगा? मेलानिन हो जाएगा। अगला है, ऑटो रेजुलेशन में दर कितनी होती है? जब अपन ऑटो रेजुलेशन करते हैं तो उसमें टाइम टेम्परेचर कितना लेते हैं? 120 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। बाजरा अनाज उच्च ग्रेड का होता है। अगर आपको बहुत सारे अनाज दे दें और उनमें पूछें कि इनमें से कौन सा उच्च ग्रेड का अनाज है, तो बाजरा जो है हाई ग्रेड अनाज होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश में बाजरा कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश में जो बाजरा होता है भिंड और मुरैना में होता है। मध्य प्रदेश में बाजरा में भिंड और मुरैना जो है पहले स्थान पर हैं। ऊलांग क्या होता है? ऊलांग फर्मेंटेड जो चाय होती है, जब चाय पूरी तरह से फर्मेंटेड हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ऊलोंग बोलते हैं। आटे की जल अवशोषण क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आटे की जल अवशोषण क्षमता को फेरेनोग्राफ द्वारा मापा जाता है। आटे की जल अवशोषण क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आटे की जो जल अवशोषण क्षमता है उसे फेरेनोग्राफ द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? फेरेनोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, हाइपोगैस्मिया और हाइपोगेसिया। हाइपोगैस्मिया और हाइपोगेसिया ये खनिज तत्व की कमी से होते हैं। किसका खनिज तत्व की कमी से होते हैं? जिंक की कमी से होते हैं। टैनिन, जो कि हमको चाय कॉफ़ी में टैनिन मिलता है, ये क्या होता है? अगर ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी लोगे तो ये लोहे के अवशोषण में बाधा पैदा करता है। मतलब अगर हम आयरन को एब्जॉर्ब करेंगे, आयरन को इनटेक करेंगे तो उसके अवशोषण में ये बाधा पैदा करता है। कौन? टैनिन। याद रखना, पूछा जा सकता है कौन लोहे के अवशोषण में बाधा पैदा करता है? तो टैनिन करता है। सिनरेसिस क्या होता है? जब जेल से तरल पदार्थ अपने आप निकलने लगता है। कोई जेल, जब जेल ठोस और द्रव से मिलकर बनता है जो जेल होता है, अब जब जेल से क्या होता है, तरल पदार्थ अपने आप निकलने लगता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिनरेसिस कहलाती है। एक बैक्टीरिया होता है एसिटेनोबैक्टर। जो एसिनेटोबैक्टर होता है ये ग्लूकोज को नहीं तोड़ता है, ये अमीनो एसिड को तोड़ता है। ये इसलिए जाना जाता है, एसिटेनोबैक्टर ग्लूकोज की जगह अमीनो अम्ल को तोड़ता है। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, कौन इनमें से ग्लूकोज की जगह अमीनो एसिड को टूटता है? तो याद रखना, एसिनेटोबैक्टर होता है और ये ग्लूकोज की जगह अमीनो एसिड को तोड़ता है। अगला है, आलू को भूरा होने वाला एंजाइम। अभी अपन ने पढ़ा था पॉलीफिनाल जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम, इसको हम पीपीओ बोलते हैं, ये आलू के भूरे होने का कारण होता है। पनीर और बेकरी उत्पाद में अगर फफूंद की वृद्धि को अगर हमें रोकना है, पनीर और बेकरी उत्पाद में फफूंद ना लग पाए तो किसका उपयोग करना चाहिए? पोटेशियम सॉर्बेट का उपयोग करना चाहिए। आधुनिक फूड फ्रीजिंग के जनक कौन है? आधुनिक फूड फ्रीजिंग के जनक हैं क्लेरेंस वॉट्स आई। क्लेरेंस वॉट्स आई जो हैं वो आधुनिक फूड फ्रीजिंग के जनक हैं। कांच की बोतल की जगह टिन कंटेंट का उपयोग करना चाहिए और टिन कंटेंट का उपयोग का पेटेंट 1810 में करवा भी दिया था। किसने करवाया था? पीटर डुरंड ने करवाया था। पीटर डुरंड ने क्या करवाया था? कांच की बोतल की जगह टिन कंटेंट का उपयोग करने का जो प्रयोग स्टार्ट करवा दिया था। बॉटुलिनम जो होता है, बॉटुलिनम जो बैक्टीरिया होता है जो कि डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ये पनप जाता है। तो ये मतलब किस ग्रोथ पर इनको हम रोज कितना पीएच अगर हम करेंगे
तो ये रुक सकते हैं। तो 4.6 से अगर कम पीएच होगा तो बॉटुलिनम की ग्रोथ रुक जाएगी, मतलब बॉटुलिनम को हम बढ़ने से रोक सकते हैं। कितना पीएच करके? 4.6 से कम अगर हम पीएच करेंगे तो बॉटुलिनम की ग्रोथ को रोक सकेंगे। क्लॉस जो लो एसिड खाद्य पदार्थ की केनिंग प्रक्रिया में, जो ऐसे खाद्य पदार्थ जो लो एसिड वाले होते हैं, मतलब कम अम्लीय होते हैं, और उनको अगर हमको कैनिंग करना, मतलब उनको हम पैक करना है, तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम को नष्ट करने के लिए कितने ताप पर केनिंग करना चाहिए? 121 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर केनिंग करना चाहिए। अगला है, अधिकांश बैक्टीरिया के विकास को रोकने जल गतिविधि जो होती है, वाटर एक्टिविटी जो होती है, वो कितने से कम होना चाहिए? तो 0.91 से कम होना चाहिए। अधिकांश बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए जल गतिविधि कितनी होना चाहिए? 0.91 AW से कम होना चाहिए। मध्यकाल में मांस को करिंग करने के लिए, मतलब मांस को संरक्षित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, जो साल्ट पीटर का उपयोग हम करते हैं, वो क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। हम पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग मांस को संरक्षित करने के लिए करते हैं। MAP क्या होता है? जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें हम आसपास के तापमान को सही रखते हैं ताकि ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ ना कर पाए। तो MAP में भोजन की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन को किसकी जगह बदला जाता है? नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, ताकि आसपास जो नमी ना रहे, ऑक्सीजन ना रहे, और जो जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो पनपे नहीं। तो MAP में भोजन की सेल्फ लाइफ बढ़ाने को लिए ऑक्सीजन को किस में बदला जाता है? नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। टेट्रा पैकिंग, देखो टेट्रा पैकिंग उनके लिए होती है जो तरल पदार्थ होते हैं, ताकि तरल पदार्थ की ऐसी पैकिंग कि वो जल अवरोधक हो, ताकि जल जो है बाहर ना जा पाए, उसको हम टेट्रा पैकिंग कहते हैं। तो दूध या तरल पदार्थों की जो एसेप्टिक पैकेजिंग होती है वो क्या कहलाती है? टेट्रा पैकेजिंग कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करने का निर्धारित कर रहा है? तो ये सतत लक्ष्य का जो लक्ष्य है 12.3। सतत विकास लक्ष्य में टोटल 17 लक्ष्य हैं, जो सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पाने का टारगेट रखा गया है। 2015 में ये सबसे पहले आए थे। और वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, जो अपशिष्ट हैं उनको आधा हो पाए, कब तक हो पाए? 2030 तक। और किस लक्ष्य में, किस नंबर के लक्ष्य में ये रखा गया है? 12.3 में रखा गया है। एक पुस्तक आई थी ऑन फूड एंड कुकिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? हैरोल्ड मैगी। ऑन फूड एंड कुकिंग, ऑन फूड एंड कुकिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? हैरोल्ड मैगी इस पुस्तक के लेखक थे। बाजवान क्या है? बाजवान, बाजवान एक कश्मीर का व्यंजन है। कश्मीर के 36 व्यंजनों का एक भव्य भोज होता है जिसको बाजवान कहते हैं। सदिया क्या होती है? सदिया एक केरल का भोजन होता है। सदिया, सदिया कहाँ का है? केरल का भोजन है, और उसमें केले की पत्ती पर परोसा जाता है। केरल का भोजन है और केले की पत्ती पर परोसा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। फोर्टिफाइड राइस जो होते हैं, फोर्टिफाइड राइस जिसको हम FRK बोलते हैं, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? एक्सट्रूजन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। 6x6x6 रणनीति किसकी है? एनीमिया मुक्त भारत की है। अगला है, कोलाइडी रसायन के जनक कौन है? कोलाइडी रसायन के जनक हैं थॉमस ग्राहम। कोलाइडी रसायन के जनक कौन है? थॉमस ग्राहम है। फसाई के लिए जो फूड एडिटिव का उपयोग है वो किसके अनुरूप करना चाहिए? फूड एडिटिव का उपयोग करना चाहिए GMP के अनुरूप। GMP मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रैक्टिसेस होते हैं, मतलब अच्छे विनिर्माण अभ्यास, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो फसाई के अनुसार फूड एडिटिव का उपयोग किसके अनुरूप करना चाहिए? GMP के अनुरूप करना चाहिए। प्याज में क्या पाया जाता है? प्याज में एलिल सल्फाइड पाया जाता है। प्याज क्या होता है? प्याज जो होता है प्रीबायोटिक होता है। प्याज अगर कोई खाता है तो उससे व्यक्ति के शरीर में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो प्याज एक प्रीबायोटिक होता है और उसमें क्या पाया जाता है? एलिल सल्फाइड पाया जाता है। जैम और जेली में पैक्टिन का जेल बनाने में pH कितना होता है? 3.1 से 3.5 तक होता है। जैम और जेली में जो पैक्टिन का स्तर होता है, पैक्टिन किस प्रकार से जेल बनाता है, उसका pH मान कितना रहता है? 3.1 से 3.5 तक रहता है। तो जैम और जेली में जो पैक्टिन जो जेल बनाता है, जैम और जेली के अंदर पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन फलों के अंदर पाया जाता है,
जिससे जैम और जेली बनाई जाती है। तो इसके लिए बनाने के लिए पीएच कितना होना चाहिए, 3.5 से 3.1 से 3.5 तक होना चाहिए। अगला है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड चॉकलेट को हिलाना और मिलाना क्या कहलाता है। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड चॉकलेट को हिलाना और मिलाने को कोचिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोचिंग। त्रिभुज परीक्षण क्या होता है? जब हम एक साथ दो समान और एक अलग नमूना लेते हैं और फिर उसका परीक्षण करते हैं तो वो कौन सा परीक्षण कहलाता है? त्रिभुज परीक्षण कहलाता है। हॉक्स यूनिट क्या होती है? हॉक्स यूनिट अंडे के प्रोटीन की गुणवत्ता का माप होती है। हॉक्स यूनिट कैसे कहते हैं? अंडे की प्रोटीन की गुणवत्ता की माप। मार्वलिंग क्या होता है? मांसपेशी फाइबर बंडलों के बीच वसा का वितरण। मार्वलिंग क्या है? जो मांसपेशियों के अंदर जो फाइबर होता है और जो वसा होता है उसका जो वितरण होता है, उनके वितरण को हम क्या बोलते हैं? मार्वलिंग कहते हैं। PDCAAS क्या है? ये प्रोटीन पाचन क्षमता, प्रोटीन डाइजेशन कैपेसिटी। PDC का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटीन डाइजेशन कैपेसिटी अमीनो एसिड स्कोर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रोटीन डाइजेशन कैपेसिटी अमीनो एसिड स्कोर, इसको हम बोलते हैं PDCAAS। गौ मांस, गाय के मांस और फ्रीजिंग मटन पर, जो फ्रीजिंग किया हुआ मटन होता है उस पर काला धब्बा आ जाता है। वो काला धब्बा किस कारण? लंबे समय तक अगर रखा रहे तो उस पर काला धब्बा किसके कारण आ जाता है? क्लोरोस्पोरियम हर्बेरम के कारण आ जाता है। गाय के मांस और फ्रीजिंग मटन पर काला धब्बा किसके कारण आ जाता है? क्लेडोस्पोरियम हर्बेरम के कारण आ जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। दूध दही में वांछनीय स्वाद किसके कारण आता है? एसिटिल्डिहाइड के निर्माण से। दूध दही में एक अजीब तरीके का स्वाद आ जाता है, तो वो स्वाद किसके कारण आता है? एसिटिल्डिहाइड के कारण या एसिटिल्डिहाइड के निर्माण के कारण आता है। टेंडराइजेशन क्या होता है? देखो, मांस को पकाने के लिए, संरक्षित करने के लिए पपेन का उपयोग किया जाता है। पपेन कहाँ पे मिलता है? हमें कच्चे पपीते में मिलता है। तो टेंडराइजेशन, जब हम कच्चे पपीते का उपयोग मांस को पकाने में करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? टेंडराइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकली भोजन किसको कहते हैं? तो शाकाहारी अगर मांस होता है तो उसको नकली भोजन कहा जाता है। ताजे मांस को स्टोर कितने पे किया जाता है? तो ये ताज़ा मांस को स्टोर किया जाता है या तो 5 से कम हो या 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ताजे मांस को स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एपीफ्लोरोसेंट फिल्टर तकनीक का उपयोग कच्चे दूध में बैक्टीरिया की संख्या का अनुमान लगाने होता है। इसका उपयोग होता है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट एपीफ्लोरोसेंट फिल्टर तकनीक का उपयोग क्यों होता है? कच्चे दूध में बैक्टीरिया की संख्या का अनुमान लगाने। चिकोरी क्या होती है? कॉफ़ी के विकल्प के रूप में उपयोगी होती है। चिकोरी क्या होती है? चिकोरी को उपयोग हम कॉफ़ी के विकल्प के रूप में करते हैं। एमाइलेज रिच फूड, जिसको हम ARF बोलते हैं, ये वीनिंग फूड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वीनिंग मतलब होता है ऊपरी आहार, बच्चों के लिए जो प्रयुक्त होता है। तो ये बहुत सारी ऊर्जा युक्त होते हैं, उच्च ऊर्जा युक्त होते हैं। एमाइलेज रिच फूड होते हैं और इनको किस रूप में हम प्रयोग करते हैं? वीनिंग फूड के रूप में प्रयोग करते हैं। सुगंधित जो चावल होते हैं, बहुत ज़्यादा सुगंध आती है, तो उसमें सुगंध किसके कारण आती है? एसिटाइल 1,1 पाइरोलिन। किसके कारण चावल में सुगंध आती है? तो एसिटाइल 1,1 पाइरोलिन के कारण सुगंधित चावल में सुगंध आती है। चावल और गेहूं में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? मेथियोनिन पाया जाता है और लाइसिन नहीं पाया जाता है। लाइसिन पाया नहीं जाता है और मेथियोनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो मेथियोनिन होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, मतलब आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। एर्गोटिज्म क्या होता है? एर्गोटिज्म किससे होता है? क्लेविसेप्स परपुरिया। एर्गोटिज्म क्लेविसेप्स परपुरिया, याद रखना। एर्गोटिज्म एक प्रकार का जहर हो सकता है जो क्लेविसेप्स परपुरिया नामक फंगस से संक्रमित अनाज खाने से होता है। स्पेशली राई के खाने से ये हो जाता है। तो ये वाला जो ये जो एक प्रकार की फंगस होती है, क्लेविसेप्स परपुरिया क्या होती है? फंगस होती है। और जब इस फंगस अगर शरीर में आ जाती है या खाने में आ जाती है तो ये एर्गोटिज्म नाम का एक जहर छोड़ देती है। स्पेशली राई में ऐसा होता है। इसके कारण
मांसपेशियों मरोड़ हो जाती है, मतिभ्रम जैसे लक्षण होते हैं। इसे सेंट एंथनी फायर भी बोलते हैं। एर्गोटिज्म को और क्या बोलते हैं? सेंट एंथनी फायर भी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेंट एंथनी फायर। सरसों के तेल का रोगाणुरोधी गुण क्या कहलाता है? आइसोथियोसाइनेट कहलाता है। सरसों के तेल का जो रोगाणुरोधी गुण होता है वो क्या कहलाता है? आइसोथियोसाइनेट कहलाता है। खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। गाजियाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इसे अब राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। ये खाद्य अनुसंधान मानकीकरण पहले नाम था, अब इसको राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला मतलब NFL के नाम से जाना जाता है। ये फसाई के साथ काम करती है। इसकी कोलकाता और चेन्नई में भी शाखाएं हैं। मैसूर में भी इसके CFTRI जैसे अन्य महत्वपूर्ण संस्थान है। ये एक प्रकार की रेफरल प्रयोगशाला है जो कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत 1971 में ये बनी थी। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ पर है? केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला कलकत्ता में है। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला चेन्नई में है और केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ पर है? कलकत्ता में है। ऐसे ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कहाँ पर है? सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला पुणे में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कहाँ पे है? पुणे में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। जौ के माल्टिंग के दौरान जिबरेलिक एसिड में वृद्धि होती है। कारण क्या है? क्योंकि अपचायक शर्करा में वृद्धि हो जाती है। जौ के माल्टिंग में, जौ का जब माल्टिंग करते हैं तो जिबरेलिक अम्ल में वृद्धि होती है। कारण क्या है? अपचायक शर्करा में वृद्धि। जौ के माल्टिंग के दौरान क्या हो जाता है? जिबरेलिक अम्ल में वृद्धि हो जाती है क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर मतलब अपचायक शर्करा जो होती है बढ़ जाती है। माल्टिंग के दौरान जौ के जो दाने होते हैं उसमें पानी को हम सुखा लेते हैं जिससे जो अंदर का भ्रूण होता है वो सक्रिय हो जाता है और जिबरेलिक एसिड का उत्पादन करने लगता है, जिससे कई पाचक एंजाइम का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और ये जटिल स्टार्च को सरल स्टार्च में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्च के टूटने से ग्लूकोज और माल्टोज जैसी सरल और अपचायक शर्कराओं की मात्रा में वृद्धि होती है। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है? त्रिगुण बिंदु से नीचे। फ्रीज ड्राइंग त्रिगुण बिंदु से नीचे होता है। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है? फ्रीज ड्राइंग जो होता है उसको हम त्रिगुण बिंदु से नीचे बोलते हैं। ये जल का त्रिग बिंदु ऐसा होता है जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं एक संतुलन अवस्था में होती हैं। इससे नीचे का जो भाग होगा उसमें फ्रीज ड्राइंग हो जाएगी, है ना, उसको हम फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। घी बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? घी बनाने के लिए प्री स्ट्रेटिफिकेशन विधि का उपयोग करते हैं। घी बनाने में कौन सी विधि होती है? प्री स्ट्रेटिफिकेशन। UHT जिसको हम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर बोलते हैं, UHT प्रसंस्कृत दूध को एसेप्टिक रूप से पैक किया जाता है। कितने टेम्परेचर में? -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब जब दूध प्रोसेस्ड हो जाता है UHT में 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने प्रोसेस्ड कर लिया, उसको पूरा पाश्चुरीकृत भी कर लिया, उसके बाद हम उसको पैक करते हैं। तो पैक कितने टेम्परेचर पर करते हैं? तो उसको पैक किया जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। जो ठीक किया गया मांस उत्पाद होता है जिसको हम अच्छे से ठीक कर लेते हैं, सही किया गया मांस क्या कहलाता है? बेकन कहलाता है। एक मांस होता है उसको सॉसेज बोलते हैं, जब मांस में जड़ी बूटियां वगैरह मिला लेते हैं, मसाला मिला लेते हैं तो उसको सॉसेज बोलते हैं। वाटर ग्लास विधि क्या होती है? जो ये सोडियम सिलिकेट का उपयोग करके अंडे को संरक्षित करती है, इसलिए हम इसको ग्लास बोलते हैं क्योंकि इसमें सोडियम सिलिकेट का उपयोग करते हैं। तो वाटर ग्लास विधि क्या होती है? सोडियम सिलिकेट का उपयोग करके अंडे को संरक्षित करती है। खाद्य नमूने और भेजने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? FSO मतलब खाद्य सुरक्षा अधिकारी होता है। घटिया पदार्थ बेचने पर कितने का दंड लगता है? धारा 51 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति घटिया पदार्थ बेचता है, किसके अंतर्गत? धारा 51 के अंतर्गत, तो उसको 5 लाख का दंड दिया जाता है। FSS एक्ट 2006 की धारा 51 में यदि कोई घटिया माल बेचता है तो उसको 5 लाख का दंड देते हैं। खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण,
इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं? इसमें एक सदस्य शामिल होता है। एफएसएस एक्ट के तहत ये एक विशेष अदालतें होती हैं जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्णयों में फैसलों के खिलाफ अपील सुनने और उन पर फैसला बनाने के लिए होती हैं। ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें एक अधिकारी शामिल होता है जो जिला न्यायाधीश रहा हो, और ये सिविल प्रक्रिया संहिता में बंधे नहीं होते हैं। इनको सिविल जो न्यायालयों की शक्ति प्राप्त होती है। एफएसएसए 2006 के तहत अभियोजन में दी जाने वाली बचाव की, जिस अभियुक्त को अगर अपने बचाव में कुछ कहना हो तो उसका वर्णन किस धारा में कहा गया है? धारा 80 में बोला गया है। अभियोजन में दी जाने वाली बचाव की अनुमति किस धारा में बोली है? धारा 80 में। खाद्य नमूना भेजा गया है खाद्य विश्लेषक के पास, और यदि वो देखता है कि कंटेनर जिसमें नमूना लिया है वो कंटेनर टूटा हुआ है, तो वो नामित अधिकारी को सूचना देगा। कितने दिन के अंदर अंदर वो नामित अधिकारी को सूचना देगा? 7 दिन के अंदर अंदर सूचना देगा कि ये जो कंटेनर है जिसमें विश्लेषक भेजा, मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, तो 7 दिन के अंदर अंदर इसकी खबर भेजेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये वीडियो की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पीडीएफ मैं अपने फेसबुक पर डाल दूंगी, तो सब लोग फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाल दूंगी, और साथ ही साथ में जो हमारी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन डाल रही हूँ। इसके अलावा भी रोज़ डाल रही हूँ, और आज का पूरा दिन ही इतना इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटस के थ्रू आपको याद हो जाएंगे। तो व्हाट्सअप स्टेटस के लिए आप लोगों को मुझे मेरे नंबर पर 6260190944 पर आपको मुझे हाई लिखकर पहुँचा देना है, और आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। मेरा नंबर भी आपको सेव कर लेना है, तो स्टेटस दिख जाएंगे। आकांक्षा 1957, जैसे कि 1857 आपने सुना होगा, मेरी आईडी 1957 के नाम से है, तो आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक आपको भेज दूंगी, तो वहाँ पर आपको एफएसओ की तो तैयारी होगी, साथ में जितने भी आने वाले जो एग्ज़ाम है अपकमिंग, उनकी भी तैयारी आपको यहाँ पर निःशुल्क करवाई जाएगी, तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो इसको पीडीएफ को लास्ट टाइम पे एक बार पढ़ के, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट हैं बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, तो एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करके चले जाना। तो मैं टेलीग्राम पर इसको डाल दूंगी, मेरे जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सारे पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगी। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बचेंगे वो फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी पर डाल दूंगी, तो इनको फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत परिभाषित किया गया है? कोई दूसरे साक्ष्य हैं और उसको प्रस्तुत करना है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उसको बताया है? धारा 63 में। जो बीएमआर होता है, जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट रहता है, कुल कैलोरी व्यय का कितना प्रतिशत होता है? 60 से 75% होता है। जिसको हमारा शरीर ऊर्जा खर्च करता है, तो कैलोरी व्यय का कितना होता है? 60 से 75% तक होता है। श्वसन गुणांक को हम किससे शो करते हैं? श्वसन गुणांक मतलब होता है समाप्त कार्बन डाइऑक्साइड और उपयोग की गई ऑक्सीजन। समाप्त कार्बन डाइऑक्साइड बटे उपयोग की गई जो ऑक्सीजन होता है, वो श्वसन गुणांक या श्वसन कोशल जो होता है उसके बराबर होता है। ग्राम स्टैनिंग में मॉडरेट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का किया जाता है। ग्राम स्टैनिंग में मॉडरेट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का उपयोग किया जाता है। MSA जिसको हम बोलते हैं मैनिटॉल सॉल्ट अगर, MSA को क्या बोला जाता है? MSA को बोलते हैं हम मैनिटॉल सॉल्ट अगर। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? ई कोलाई का पता लगाने करते हैं। MSA मतलब मैनिटॉल सॉल्ट अगर, इसका उपयोग क्यों करते हैं? ई कोलाई का पता लगाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ई कोलाई धनात्मक बैक्टीरिया है या ऋणात्मक? ये क्वेश्चन आप पूछा जाता है। तो ई कोलाई जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो छड़ के आकार का होता है। ई कोलाई छड़ के आकार का होता है, स्वच्छता सूचकांक होता है, और ये आंतों में पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव होता है। एक और पूछा जाता है, साल्मोनेला किस प्रकार का बैक्टीरिया है? जो साल्मोनेला कच्चे दूध में पाया जाता है, तो साल्मोनेला भी ग्राम नेगेटिव है। साल्मोनेला भी क्या होता है? ग्राम नेगेटिव होता है। ई कोलाई भी क्या होता है? ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं?
देखो साल्मोनेला, ई कोलाई ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनकी मोटी भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। स्टेप्टोफिलोकस हो गया, स्टेप्टोकोकस हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, लिस्टोरिया हो गया, ये सारे जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव में आ जाते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव का जो रंग होता है बैगनी या नीले रंग का होता है। MSA मतलब होता है मैनिटॉल साल्ट अगर। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मैनिटॉल सॉल्ट अगर का उपयोग हम जो प्लेटें होती हैं उस ग्रो करने के लिए करते हैं। किस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए करते हैं, मैनिटॉल साल्ट अगर का उपयोग ई कोलाई बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए करते हैं। इसकी संख्या का पता लगा के हम पता लगा लेते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा बैक्टीरिया है। फलों के रस को साफ करने वाला साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, पैक्टिनेज है। पॉट टैप क्या होता है, तो चावल के खेत में चूहों को मारना क्या कहलाता है, पॉट टैप। पॉट टैप का क्या कहलाता है, चावल के खेत में चूहों को मारना क्या कहलाता है, पॉट टैप होता है। याद रख लो, पॉट मतलब बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है और वहीं पर चावल में भी खेत में भी क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। हिल्सा क्या होती है, एक समुद्री मछली होती है। पे ब्राइन क्या होता है, पे ब्राइन जो होती है रेशम कीट की एक बीमारी होती है। पे ब्राइन क्या होती है, रेशम कीट की एक बीमारी होती है। भारत में रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, भारत में जो सबसे ज़्यादा रेशम पाया जाता है कर्नाटक में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में शहडोल में पाया जाता है। जया और रत्ना क्या होती है, चावल की एक किस्म होती है जया और रत्ना। सिरके का उत्पादन किसके द्वारा होता है, ग्लूकोनोवेक्टर द्वारा सिरके का उत्पादन होता है। सिरके का उत्पादन किसके द्वारा होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है और सिरके के एसिड का उत्पादन किसके द्वारा करते हैं, सिरके का उत्पादन किसके द्वारा करते हैं, ग्लूकोनोवेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरके का उत्पादन किसके द्वारा करते हैं, ग्लूकोनोवेक्टर द्वारा करते हैं। हेटेरोसोसिस क्या होता है, एक हाइब्रिड ओज होता है। हाइब्रिड, हेटेरो है तो हाइब्रिड हो जाएगा, हाइब्रिड ओज ये हेटेरोसिस रहता है। पनीर की जो परिपक्वता है वो किससे जुड़ी होती है, पेनिसिलियम कैम्बर्टी से। पनीर की परिपक्वता पेनिसिलियम कैम्बर्टी से जुड़ी होती है। ठीक है, किससे जुड़ी होती है, पेनिसिलियम कैम्बर्टी से जुड़ी होती है। पनीर के निर्माण में पेनिसिलियम की मुख्य भूमिका होती है। ये आपको याद रख के चलना है कि पनीर का और पेनिसिलियम का संबंध होता है। पनीर के निर्माण में पेनिसिलियम की भूमिका होती है जो पनीर को एक अलग स्वाद देती है। पेनिसिलियम कैम्बर्टी जो होते हैं एक नरम सफ़ेद क्रस्ट वाले चीज़ जैसे कैम्बर्ट से जुड़े होते हैं और ये जो होते हैं पनीर को एक विशेष प्रकार का स्वाद देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है RNAi में RNA इंटरफेस होता है। RNAi को हम बोलते हैं RNA इंटरफेस, एक प्रकार की प्राकृतिक जैविक क्रिया होती है। इसमें अगर हमें जीन को शांत करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA का उपयोग करते हैं। RNA इंटरफेस में यदि जीन को शांत करना हो तो किसका उपयोग करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA का उपयोग करते हैं। जीन क्लोनिंग में किसका उपयोग किया जाता है, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादक कौन सा राज्य है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में जबलपुर में होता है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में मांस का उत्पादन भोपाल में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में जो सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में होता है, मध्य प्रदेश में भोपाल में होता है। भारत में उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में होता है। अगला है, भारत का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में है। भारत का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय जहाँ पर पशुओं की चिकित्सा की पढ़ाई करवाई जाती है वो महाविद्यालय कहाँ पर है, वो है चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में। गेहूं में टिलरिंग अवस्था तापमान 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गेहूं में जो टिलरिंग अवस्था होती है उसका तापमान कितना होता है, गेहूं में टिलरिंग अवस्था का तापमान 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, दूसरा है और भारत का भी विश्व में दूसरा ही स्थान है। गेहूं की टिलरिंग को हम बोलते हैं उसके जो कल्ले होते हैं उसके फूटने की अवस्था होती है जिसमें 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मतलब अच्छा माना जाता है। ये तापमान गेहूं के पौधे को स्वस्थ विकास और अधिकतम कल्ले पैदा करने की में मदद करता है।
होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा ये मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादक उच्च जिले होते हैं। रैपसीड और सरसों के फल को क्या बोला जाता है? सिलिका बोला जाता है रैपसीड और सरसों के फल को। बीज रहित तरबूज कैसे होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। बीज रहित तरबूज कैसे होते हैं? त्रिगुणित। डिब्बाबंदी से पहले फलों को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लांच किया जाता है? मतलब पानी में, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिया जाता है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी में डाल दिया जाता है। लोबिया क्या होता है? इसको हम वनस्पति मांस कहते हैं, इसको शाकाहारी मांस भी बोल सकते हैं। लहसुन में कौन सा अमीनो अम्ल होता है? एलीन अमीनो अम्ल लहसुन में होता है। लहसुन में कौन सा होता है? एलीन अमीनो अम्ल लहसुन में होता है। मेगालोपा किससे संबंधित होता है? मेगालोपा जो होता है केकड़ों से संबंधित होता है। मेगालोपा किससे संबंधित होता है? केकड़े। अगला है एपिजील अंकुरण क्या होता है? देखो कुछ अंकुरण ऐसे होते हैं जो ऊपर अंकुरित होते हैं, जड़ों के ऊपर आ जाते हैं, उसको हम कौन सा बोलते हैं? एपिजील अंकुरण बोलते हैं। जैसे कि खीरा में होता है, जिसमें बीज पत्र जो है तेजी से बढ़ने के कारण मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, मिट्टी की सतह के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे वे हरे हो जाते हैं और खुद फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं। अरंडी हो गया, कपास हो गया, ककड़ी हो गया, इनमें ये एपिजील देखा जाता है। एक होता है हाइपोजील। हाइपोजील में क्या होता है? मिट्टी के नीचे चला जाता है, और एपीजील में मिट्टी के ऊपर आ जाता है। फूल गोभी के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? फूल गोभी का जो पुष्पक्रम होता है उसको दही बोला जाता है। क्या बोलते हैं? दही बोला जाता है फूल गोभी के पुष्पक्रम को। अगला है निस्टेटिन क्या होता है? तो पहला एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। पहला एंटी फंगल एंटीबायोटिक किसको बोला जाता है? निस्टेटिन को। पहला एंटी फंगल एंटीबायोटिक कौन सा है जो एंटी फंगल है, मतलब फंगल के विरुद्ध पे काम करता है? वो कौन सा है? निस्टेटिन। निस्टेटिन जो है पहला एंटीबायोटिक, निस्टेटिन जो है पहला एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। एंटी फंगल एंटीबायोटिक पहला कौन सा है? निस्टेटिन है। ईस्ट कौन सा बैक्टीरिया है? ईस्ट जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ईस्ट किस प्रकार का होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है। अपोमैक्सिस किसे कहते हैं? अपोमैक्सिस क्या होता है? निषेचन के बिना यदि भ्रूण का विकास होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अपोमैक्सिस बोलते हैं। निषेचन के बिना यदि भ्रूण का विकास होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपोमैक्सिस बोलते हैं। कसा हुआ सूखा नारियल से निकाले गया वसा। अगर हमें कसा हुआ एक सूखा नारियल है, उसमें से हमको फैट निकालना है, तो उस फैट की जो एसिडिटी है उसको किस में व्यक्त करते हैं? उसको लॉरिक एसिड में व्यक्त करते हैं। कटे हुए सूखे नारियल से निकाले गए फैट की एसिडिटी को किस में व्यक्त करते हैं? लॉरिक एसिड में। सेलुलोज में जो ग्लूकोज अणु होते हैं वो एक लिंकेज से बंधे हुए होते हैं। वो कौन सा होता है? β14 लिंकेज होता है। जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज में भी β14 लिंकेज पाया जाता है। लैक्टोज में भी कौन सा पाया जाता है? β14 पाया जाता है। और सेलुलोज में भी क्या पाया जाता है? β14 लिंकेज पाया जाता है। 500 लीटर से कम दूध संभालने वाले व्यक्ति को कौन से निर्माता बोलते हैं? छोटे खाद्य निर्माता बोला जाता है। सिनरेसिस क्या बोलते हैं? जेल की सूजन का उल्टा होना या जेल का रिसाव को हम सिनरेसिस बोलते हैं। टेबल सॉल्ट में सोडियम की मात्रा कितनी रहती है? 39 से 40% रहती है। एपिडा एक्ट जो खाद्य प्रसंस्कृत अधिनियम आया था वो कब आया था? 1986 में। NIN जो नेशनल न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। अभी 2018 में इसकी शताब्दी बनाई गई है क्योंकि इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। सल्फ्यूरिक एसिड की क्षारीयता कितनी होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की क्षारीयता 2 होती है। कितनी? 2 होती है सल्फ्यूरिक एसिड की क्षारीयता। सुक्रोज क्या होता है? यौगिक उत्परिवर्तन से नहीं गुजरता। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज यौगिक उत्परिवर्तन से नहीं गुजरता है। ISO 2000 में अंतिम संशोधन कब हुआ है? 2018 में। 7 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होता है? वेटालिन के कारण चुकंदर में लाल रंग होता है। सोना क्या होता है? सोना एक ऐसी धातु होती है जो पर्यावरण द्वारा प्रभावित नहीं होती है। खाद्य विश्लेषक को, जो फूड एनालिस्ट होते हैं, उनको हमें नमूना भेजना है और अगर नमूने के रूप में हमें कोई मसाला भेजना है तो उस नमूने में जो मसाले के रूप में जो नमूना भेजा जाएगा उसकी कितनी मात्रा भेजी जाएगी? 500 ग्राम मात्रा उसकी भेजी जाती है।
सीओबी क्या होता है, सीओबी को हम क्या बोलते हैं? तो सीओबी जो होता है दूध की स्थिरता का माप होता है। सीओबी क्या होता है? दूध की स्थिरता का माप होता है। इसको हम क्लॉट ऑन बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? क्लॉट ऑन बॉइलिंग बोला जाता है। मतलब उबलने पर थक्का जमना, जो दूध की ऊष्मीय स्थिरता को बताता है। क्लॉटिंग होना उबलते समय, ये पता करने के लिए कि ये करने की पाश्चुरीकृत के बाद आगे प्रसंस्करण के लिए ये स्थिर रहेगा या नहीं, है ना। तो ये व्यापारिक संदर्भ में इसको हम बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण गुणवत्ता परीक्षण होता है। ये जांचता है कि कच्चे दूध को पाश्चुरीकरण के बाद अतिरिक्त परिसंचरण के लिए रखना है या नहीं रखना है, अतिरिक्त इसमें प्रोसेसिंग होनी है या नहीं है, ये सीओबी मापता है। तो ये दूध की ताप की स्थिरता का आकलन होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी चकोरी मिश्रण में कॉफ़ी का प्रतिशत कितने से? देखो, कॉफ़ी में चकोरी मिश्रण किया जाता है तो जो चकोरी का प्रतिशत है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए? 51, मतलब एक चकोरी और कॉफ़ी के मिश्रण में कॉफ़ी का प्रतिशत 51% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कॉफ़ी, मतलब आधा अमाउंट कॉफ़ी का होना ही चाहिए। कुमिस क्या होता है? एक फर्मेंटेड मिल्क होता है या किण्वित दूध हम इसको बोलते हैं। ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की कुछ धाराएं हैं, जैसे धारा 30 में खाद्य सुरक्षा आयुक्त का वर्णन किया है, धारा 37 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का वर्णन किया है, धारा 23 में फूड लेवल और पैकेजिंग का वर्णन किया है, धारा 22 में कार्यात्मक खाद्य फूड जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, है ना, उनका वर्णन किया गया है, धारा 19 में फूड एडिटिव का वर्णन किया गया है, और धारा 4 में फसाई के बारे में बताया। ये धारा याद करना, धाराओं को मैंने ट्रिक से भी याद करवाया है परसों, नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, मैंने सारी इंपॉर्टेंट धारा ट्रिक से याद करवा दी हैं। अगला है एफएसएस 2011 का जो फूड एडिटिव विनियमन है, उसमें मिल्क में जो यूरिया है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? मिल्क में यूरिया 700 ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एफएसएस एक्ट 2011 के अनुसार जो मिल्क में यूरिया है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 700 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। अनार किस प्रकार का फल होता है? अनार क्लाइमैक्टिक फल होता है, जो बाहर तोड़ने पर भी क्या हो जाता है, अगर हमने पौधे से काट के भी रख दिया उसके बाद भी ये पक जाएगा। काइजेन को हम क्या बोलते हैं? निरंतर सुधार बोलते हैं। कार्यस्थल में कैंटीन में जमे भोजन को -80 डिग्री सेंटीग्रेड या कम तापमान पर संग्रहित करना चाहिए। सेब के रस में जो डिग्री वृक्स होती है उसकी न्यूनतम, मतलब उसमें जो ठोस घुलनशील ठोस होगा उसको हम डिग्री वृक्स बोलते हैं। उसकी न्यूनतम अवस्था कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 11-12 तक सेब के रस में डिग्री वृक्स की मात्रा होना चाहिए। ये क्वेश्चन याद रखना। कार्यस्थल कैंटीन में जो जमा हुआ भोजन है उसको -80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर स्टोर करना चाहिए। कॉल-फिशर अनुमापन विधि द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? कॉल-फिशर अनुमापन विधि द्वारा नमी को निर्धारण किया जाता है। कॉल-फिशर अनुमापन विधि द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? नमी का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉल-फिशर अनुमापन विधि का उपयोग किस लिए करते हैं? नमी निर्धारण के लिए करते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ में नमी की मात्रा को निर्धारित करने के लिए कॉल-फिशर अनुमापन विधि का उपयोग करते हैं। जीडीए क्या है? तो ये जो होता है गाइडेंस है, डेली जो अमाउंट होता है, डेली जो राशि होती है पोषण लेवल के लिए, कितना क्या पोषण दिया जाना चाहिए, तो वो जीडीए होता है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं गाइडेंस डेली अमाउंट, मतलब जीडीए, दिशा निर्देश दैनिक राशि। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उसमें फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं, मतलब खाद्य सुरक्षा कारोबारी होते हैं, व्यापारी होते हैं जो खाद्य बिजनेस चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके बारे में वर्णन किस धारा में बोला गया है? तो इसका वर्णन धारा 26 में बोला गया है। किस में बोला गया है? धारा 26 में जो इसका वर्णन बोला गया है फूड बिजनेस ऑपरेटर का। रेनेट क्या है? रेनेट पनीर प्रोसेसिंग में उपयोग होता है। रेनेट किस में उपयोग होता है? पनीर प्रोसेसिंग में उपयोग होता है। कम लैक्टोज वाला जो दूध होता है, लैक्टोज शुगर होती है, कम लैक्टोज वाला अगर दूध पीना है, कम लैक्टोज वाले दूध में जो लैक्टोज की मात्रा है वो कितने प्रतिशत से कम होना चाहिए? तो कम लैक्टोज वाले दूध में जो लैक्टोज की मात्रा है वो 1% से कम होना चाहिए।
गाइट्रोजन किस में मौजूद होता है? गाइट्रोजन गोभी में मौजूद होता है। गाइट्रोजन जो रसायन है वो कहाँ मौजूद होता है? गाइट्रोजन जो रसायन होता है वो गोभी में मौजूद होता है। गाइट्रोजन रसायन किस में मौजूद होता है? गाइट्रोजन रसायन जो है वो गोभी में मौजूद होता है। पानी में H2O बंध कितने डिग्री पर होता है? 105 डिग्री पर पानी में H2O बंध होता है। मौवे क्या होता है? मौवे एक पहला व्यावसायिक संश्लेषित रंग है, याद रखना, सिंथेटिक रंग है ये मौवे। मौवे क्या है? मौवे एक पहला सिंथेसिस रंग है या सिंथेसिस कलर है। पहला संश्लेषित रंग जो है, पहला कृत्रिम रंग है। मौवे क्या है? मौवे एक पहला व्यावसायिक संश्लेषित रंग होता है जो इसको आर्टिफिशियली बिजनेस के लिए संश्लेषित किया है। ठीक है। एक और याद रखो कि मसाले और जड़ी बूटियों के लिए जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है उसमें मेजबान देश कौन सा है? उसमें मेजबान देश नॉर्वे है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1963 में WHO और FAO के सहयोग से हुई थी। और इसमें भारत कब शामिल हो गया था? भारत इसमें 1964 में शामिल हो गया था। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष, अगर हम बात करें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर एलन अजेगले हैं। कौन है? एलन अजेगले हैं। अगला है घी में फाइटोस्टेरॉल की उपस्थिति अगर है, घी में अगर किसकी उपस्थिति है? फाइटोस्टेरॉल की उपस्थिति अगर घी में है तो ये बताती है कि वनस्पति तेलों के साथ मिलावट किया गया है। मतलब घी में फाइटोस्टेरॉल की उपस्थिति वनस्पति तेलों के साथ मिलावट का संकेत देती है। ये बताती है कि वनस्पति तेलों के साथ क्या किया गया है? मिलावट की गई है। नमूने की विश्लेषण की रिपोर्ट, अगर नमूना है लिया गया है और खाद्य नमूना लिया गया है, खाद्य विश्लेषक के पास गया है चेक के लिए प्रयोगशाला में, तो वो रिपोर्ट किस प्रकार की है? क्या नमूना जो है गलत है? क्या गलत खाद्य पदार्थ? इसका जांच जो है रिपोर्ट कितने दिन के अंदर अंदर नामित अधिकारी को भेजना होगा? 14 दिन के अंदर नामित अधिकारी को भेजना होगा। नमूना लेने के दौरान परिरक्षक के रूप में, मतलब प्रिजर्वेटिव के रूप में, ताकि वो नमूना सुरक्षित रखा जाए, उसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। तो कितने प्रतिशत फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? 40% फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। गेहूं में जो लाइसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है और गेहूं में ये सीमित मात्रा में पाया जाता है। क्राइसोस्कोप क्या होता है? पानी प्लस दूध में मिलावट। क्राइसोस्कोप को हम क्या बोलते हैं? पानी में दूध मिलावट। क्राइसोस्कोप द्वारा हम दूध में पानी की मिलावट की जांच करते हैं कि दूध में पानी कितना है। किसके द्वारा? क्राइसोस्कोप द्वारा जारी करते हैं। परिष्कृत चीनी में, मतलब अगर प्रोसेस्ड शुगर है तो उसमें सुक्रोज की मात्रा कितने से कम नहीं होना चाहिए? परिष्कृत चीनी में सुक्रोज की मात्रा 99.5% से कम नहीं होना चाहिए परिष्कृत चीनी में। दूध में एफ्लाटॉक्सिन की स्वीकृत सीमा कितनी होती है? एफ्लाटॉक्सिन जिसको हम M1 बोलते हैं, इसकी सीमा 0.5 माइक्रोग्राम होती है प्रति किलोग्राम। ये बोला है, किस में बोला है? जो FSS एक्ट है 2011 उसमें बोला है। ग्लूटेन मुक्त अनाज को क्या बोला जाता है? ग्लूटेन मुक्त अनाज को बकव्हीट बोलते हैं। बकव्हीट क्या होता है? ग्लूटेन मुक्त अनाज होता है। पानी की शुद्धता का अंदाजा क्या मापकर लगाया जाता है? चालकता मापकर लगाया जाता है। पानी की शुद्धता का माप किसको लगाकर मतलब करते हैं? तो चालकता को मापकर करते हैं। सुक्रालोज क्या होता है? सुक्रालोज सुक्रोज से 600 गुना मीठा होता है। सुक्रालोज सुक्रोज से कितना गुना मीठा होता है? 600 गुना। कैल्शियम सिलिकेट क्या है? एक एंटी केकिंग एजेंट होता है। कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सिलिकेट एक एंटी केकिंग एजेंट है। ये पूछा जाता है इनमें से कौन एंटी केकिंग एजेंट होता है? इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, दवाइयों में नमी को सोखकर उन्हें जमने या गांठ बनने से, मतलब कोई चीज़ जमे नहीं, गांठ बने नहीं, रोकने के लिए हम इसका कैल्शियम सिलिकेट का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये नमी को सारे को सोख लेता है। टैबलेट निर्माण में, एंटासिड वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। टेम्पे एक फर्मेंटेड फूड होता है, ये मोल्ड से बनता है। टेम्पे को किससे बनाया जाता है? मोल्ड से।
मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कौन सा है? खरगोन में है। ये कब बना था? 2010 में, 2016 में बना था। और ये जो मेगा फूड पार्क है इसको इंडस पार्क बोलते हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा और मध्य भारत का जो पहला बना था वो देवास में बना था, जिसका नाम है अवंती। ये कब बना था? 2019 में। मध्य प्रदेश का तीसरे मेगा फूड पार्क को भी मंजूरी मिल गई है। कहाँ पे बनने की मंजूरी मिली है? मंदसौर में। ये तो हो गए मेगा फूड पार्क। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ फूड पार्क भी हैं, जैसे कि ये 6 फूड पार्क हैं। मालनपुर फूड पार्क भिंड में है। पिपरिया का जो फूड पार्क है वो होशंगाबाद में है। बोरेगांव वाला जो फूड पार्क है छिंदवाड़ा में है। मनेरी मंडला में है। जग्गाखेड़ी मंदसौर में है। निमरानी खरगोन में है। ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सीटालोइन ये क्या होता है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन याद रखो, ये पूछा जाता है, फसाई के अनुसार खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट की सीमा कितनी है? मतलब कितना एंटीऑक्सीडेंट डालना चाहिए, कितनी लिमिटेशन फसाई ने इसकी तय की है कि इतने से कम एंटीऑक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। फसाई के अनुसार कितना मिनिमम एंटीऑक्सीडेंट खाने में होना चाहिए? देखो, ऐसे कोई पर्टिकुलर निर्धारित मात्रा तो नहीं दी है, तो ये लगभग 0.1% के समथिंग होती है। अगला है, दूध में वसा के आकलन में उपयोग होने वाला मिल्को टेस्टर किस पर आधारित होता है? तो यही सबसे पहले याद रखो, मिल्को टेस्टर। मिल्को टेस्टर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो मिल्को टेस्टर का उपयोग हम करते हैं मिल्क में फैट के आकलन के लिए करते हैं। और ये किस पर आधारित होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। बाना क्या होती है? बाना गोंड जनजाति का एक विशेष संगीत यंत्र होता है। बाना क्या होता है? बाना गोंड जनजाति का एक विशेष संगीत यंत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाना। पेय पदार्थों में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों को, जिसको हम बोलते हैं TSS, तो पेय पदार्थों में टोटल सॉल्यूबल जो सॉलिड होता है या TSS होता है, उसको किसका उपयोग करके मापा जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। कच्चे रूप में उपयोग किए जाने वाले फलों और सब्जियों को कितने क्लोरीन घोल में धोना चाहिए? 50 ppm क्लोरीन घोल से धोना चाहिए। जो कच्चे रूप से, जिनको हम उपयोग करते हैं कच्चे फलों का, नॉर्मली खा लेते हैं, जैसे कि जामफल वगैरह है, तो वो जिससे कि वो साफ़ हो जाए, उसकी तरफ से पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके पास से निकल जाएं, इसलिए उसको कितने ppm वाले क्लोरीन घोल में घोलना चाहिए? उसको 50 ppm वाले क्लोरीन घोल में घोलना चाहिए। अगला है, हेडोनिक स्केल का उपयोग किस लिए होता है? हेडोनिक स्केल का उपयोग संवेदी विश्लेषण में होता है। हेडोनिक स्केल का उपयोग क्यों करते हैं? संवेदी विश्लेषण में किया जाता है। एंथोसाइनिन कहाँ पाया जाता है? ब्लूबेरी में पाया जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो कि 1954 में आया था, किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो CCFS द्वारा तैयार किया गया है। CCFS क्या बोलते हैं इसको? हम सर्टिफाइड इन कॉम्प्रीहेंसिव फूड सेफ्टी बोलते हैं। इसके द्वारा ये निवारण अधिनियम तैयार किया गया है। घी का जो ब्यूटाइरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग है वो कितने टेम्परेचर पर मापा जाता है? तो घी का जो ब्यूटाइरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग है, ब्यूटाइरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग है, वो कितने टेम्परेचर पर मापा जाता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापा जाता है। हिमांक विधि क्या होती है? पानी में मिलावट का पता लगाती है। हिमांक विधि क्या होती है? हिमांक विधि जो होती है पानी में मिलावट का पता लगाती है। जिंक क्या है? जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। इसकी अगर मात्रा की बात की जाए तो 14 से 17 मिलीग्राम इसकी आवश्यकता डेली होती है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि बोटुलिनम वगैरह होते हैं, जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में आ जाते हैं, ये किस प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं? ये थर्मोफिलिक होते हैं, मतलब जो ज़्यादा टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। पॉलिरीमेट्री क्या होता है? कि पॉलिरीमेट्री का उपयोग क्यों होता है? शर्करा के विश्लेषण में, शुगर एनालिसिस, शर्करा के विश्लेषण में या शुगर एनालिसिस में पोलरीमेट्री का उपयोग करते हैं। पोलरीमेट्री क्यों होता है? शर्करा के विश्लेषण में उपयोग होता है। फसाई एक्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भ्रामक विज्ञापन लगाता है किसी भी खाद्य पदार्थ पर, ये होने से ऐसा होगा ऐसा होगा, तो सेक्शन 53 जो FSS एक्ट है उसकी धारा 53 के तहत उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु पर प्रोटीन अणु पर आवेश कितना होता है? 0। मार्जरीन में तिल के तेल का उसके वजन का कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? मार्जरीन में तिल का तेल जो होता है उसके वजन का कम से कम 5% होना चाहिए। पामेटिक एसिड में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 16 होती है।
जो निर्जलीकृत हरी पत्ती सब्जी होती हैं, निर्जलीकृत हरी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 2000 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 2000 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए पार्ट्स पर मिलियन से। फसाई ने बोला है कि जो पैकेजिंग करने में FSS के जो नियम आए हैं पैकेजिंग वाले, उसमें बोला है कि पैकेजिंग करने में समाचार पत्र प्रतिबंधित होना चाहिए। फॉर्मेलिन घोल में फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्रता कितनी होती है? 40%। एपो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम कहलाता है। कृंतक बालों को, टूटे हुए बालों को, कीटों के बालों को, जो कीट के बाल होते हैं उनको प्रदूषक में शामिल नहीं किया गया है। निष्पंदन क्या होता है? निष्पंदन एक ऐसी तकनीक होती है जो नॉन थर्मल होती है। संतरे के रस में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। एलर्जी के प्रति प्रतिक्रिया करने से कौन सा रसायन निकलता है? हिस्टामाइन। साल्मोनेला कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव। इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगी तो सारे लोग देख लेना, और इसके एक्स्ट्रा भी कुछ फैक्ट बनेंगे, उसकी स्टोरी बनाकर, उसके इमेज बनाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप स्टेटस पर डालूंगी, तो सारे जगहों पर फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। काइमोसिन का उपयोग क्यों होता है? काइमोसिन जो दूध में मौजूद एक कप्पा केसीन नामक प्रोटीन को तोड़ता है और तोड़कर ये पनीर बनाता है, तो इसका उपयोग पनीर बनाने में होता है। इसी से ही पनीर की अंतिम बनावट निर्धारित होती है। अम्लीय जो pH होते हैं, मतलब जिनका pH मान कम होता है, अम्लीय जो pH होते हैं, वो ईस्ट और मोल्ड द्वारा खराब होते हैं। मोजोनियर निष्कर्षण विधि का उपयोग क्यों होता है? मोजोनियर जो निष्कर्षण विधि होती है उसका उपयोग वसा को निर्धारित करने में होता है। मोजोनियर निष्कर्षण विधि का उपयोग क्यों करते हैं? वसा को निर्धारित करने में, मतलब फैट को निर्धारित करने में करते हैं। PCR जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें दूसरा चरण क्या कहलाता है? एनिलिंग कहलाता है। सोडियम बेंजोइट क्या होते हैं? वर्ग 2 परिरक्षक कहलाते हैं। तो वर्ग 1 परिरक्षक मतलब जो नेचुरल होते हैं परिरक्षक, जैसे कि नमक हो गया, शुगर हो गया, ये नेचुरल परिरक्षक जो होते हैं ये वर्ग 1 में आते हैं, और जो सिंथेसाइज करे गए हैं उनको हम वर्ग 2 परिरक्षक कहते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोइट वगैरह हो गया। टेट्रापैक क्या होता है? द्रव अवरोधक होता है। माइकोटॉक्सिन जो कवक द्वारा निकला गया जहर होता है, ये -7 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर पनपता है। -7 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पनपता है। यूरोपीय संघ कब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में शामिल हुआ? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को हम क्या बोलते हैं? CAC बोलते हैं। तो जो यूरोपीय संघ है इस CAC में कब शामिल हुआ था? यूरोपीय संघ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में 2003 में शामिल हुआ। यूरोपीय संघ 2003 में किस में शामिल हुआ? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में, मतलब CAC में शामिल हुआ था। कोडेक्स मानक किस प्रकार के होते हैं? कोडेक्स मानक स्वैच्छिक होते हैं। अगर अपनाना हो तो अपनाओ, नहीं अपनाना हो मत अपनाओ। यूरोपीय संघ ने इसमें कब शामिल हो गया था? 2003 में हो गया था। बॉटुलिज्म जो नशा है वो क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन से संबंधित होता है, मतलब हमारे पूरे नर्वाइन सिस्टम को ये प्रभावित करता है। तेल की TPC कितनी होना चाहिए? 15 से 25% होना चाहिए। ये टोटल पोलर कंपाउंड होता है, मतलब उसका ध्रुवीय लक्षण होता है। देखो, अगर तेल रखा हुआ होता है, जितना तेल रखा रहेगा उसमें TPC की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जितनी बढ़ेगी मतलब उसका जो LDL है वो बढ़ता जाएगा, ट्रांस फैट बढ़ता जाएगा। इसलिए किसी भी तेल में TPC की मात्रा 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक हो जाएगी तो तेल क्या हो जाएगा? विषाक्त हो जाएगा। ISO 9000 2015, ये जो 9000 होता है ये गुणवत्ता प्रबंधन का मानक होता है, और इसमें कितने खंड होते हैं? 10 खंड होते हैं। फसाई 2006 की जो धारा 21 है वो किससे संबंधित है? कीटनाशकों, पशु चिकित्सा, दवा, इनसे संबंधित है। और धारा 20 किससे संबंधित? संदूषक से संबंधित है धारा 20। धारा 19 किससे संबंधित है? खाद्य योजक से संबंधित है धारा 19। मक्खन क्या है? एक पायस है। किस किस का? वसा और पानी का पायस होता है मक्खन। आइसक्रीम में बड़े लैक्टोज क्रिस्टल उत्पाद में दोष पैदा करते हैं। आइसक्रीम में जो बड़े बड़े अगर क्रिस्टल हो जाते हैं, बड़े बड़े लैक्टोज अगर होते हैं आइसक्रीम में, तो वो क्रिस्टल नहीं बन पाती है आइसक्रीम, और उसमें आइसक्रीम का दोष उत्पन्न हो जाता है। धारा 19 किसको बता रही है? खाद्य योजक को। धारा 20 खाद्य संदूषक को FSS एक्ट में। प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों के लिए ISI मार्क कौन जारी करता है? BIS, मतलब भारतीय जो मानक ब्यूरो है ये जारी करता है। ये इसका जो गठन हुआ था 1986 में हुआ था,
और ये खाद्य उत्पादों के लिए ISI मार्क जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। फसाई का मुख्यालय भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। फसाई के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। MRA क्या होता है? MRA को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट या माइक्रोबायोलॉजिकल जोखिम मूल्यांकन होता है। निर्यात निरीक्षण जो परिषद होते हैं उसका नेतृत्व कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं। खाद्य प्राधिकरण के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। NDDB जिसको हम राष्ट्रीय दुग्ध डेयरी बोर्ड बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1965 में हुआ था। किसने किया था? वर्गीस कुरियन ने किया था। कहाँ पे किया था? गुजरात के आणंद में। अब ये दूध की मात्राएं हैं, जैसे कि देखो सबसे कम वसा होता है स्किम्ड मिल्क में। स्किम्ड मिल्क में जो वसा की मात्रा या फैट की मात्रा होती है पॉइंट में होती है, मतलब नगण्य होती है, 0.1 से 0.5। एक होता है टोन्ड दूध। टोन्ड दूध में मात्रा होती है फैट की 3%। एक होता है डबल टोन्ड, मतलब दो बार टोन्ड कर लिया हो तो डबल टोन्ड में होती है 1.5%, मतलब इसकी 3 की आधी हो जाएगी। तो टोन्ड में 3% होती है, डबल टोन्ड में 1.5% होती है, और स्किम्ड मिल्क में 0.1 से 0.5% तक होती है। और क्रीम वाला जो मिल्क होता है उसमें 3.5 से 4% होती है। अगर भैंस का होता है तो 4.5 से 5 तक भी हो जाती है। सोडियम नाइट्रेट क्या करता है? मांस के रंग को बनाए रखने में हेल्प करता है। अंडे की जर्दी का पीला रंग किस कारण से हो जाता है? ल्यूटिन व जैक्सनथिन के कारण हो जाता है। अंडे की जर्दी में ल्यूटिन और जैक्सनथिन पाए हो जाते हैं, जिसके कारण उसका रंग पीला होता है। रागी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? रागी जो अनाज होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। काइमोसिन जो होता है वो केसीन को किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। जैम में TSS क्या होता है? TSS मतलब होता है टोटल सॉलिड ठोस, मतलब सॉलिड, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, मतलब घुलनशील जो ठोस होता है उनमें किसमें कितना होता है? जैम में कितना होता है? 68.5% होता है। जेली में ये 65% होता है। सॉस में ये 15 से 16% होता है। फल और चीनी का अनुपात बराबर होना चाहिए, 1:1 में। ये जो TSS है इसको हम रिफ्रैक्टोमीटर या अपवर्तन मापी द्वारा मापते हैं। जितना TSS होगा जैम उतना ही गाढ़ा और मीठा होगा। पेस्ट्री पे क्या कह सकते हैं? एक मालिकाना भोजन हम पेस्ट्री को बोल सकते हैं। मांस का अगर हमको कोमल करना है मांस को, तो हम उसके अंदर क्या तोड़ेंगे? उसके अंदर का जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे तो मांस कैसा हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। फ्लेवोसाइनिन क्या होता है? फ्लेवोनॉइड्स एंथोसाइनिन अणुओं के मूल वर्ग से संबंधित होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? एंथोसाइनिन अणुओं के वर्ग से संबंधित होते हैं, जो एक अलग प्रकार का फ्लेवर देते हैं। फाइटिक एसिड क्या होता है? एंटी न्यूट्रिशनल कारक, जो हमारे पोषक तत्वों को हमारे शरीर में लगने नहीं देते हैं, उनको हम फाइटिक एसिड कहते हैं। WTA के अंतर्गत व्यापार में एक तकनीकी बाधा समिति होती है। ये प्रतिवर्ष कितनी बैठकें लेता है? प्रतिवर्ष 3 बैठकें लेता है। मैंने कोडेक्स के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है FSO प्रैक्टिस सेट के नाम से, उसमें मैंने हर टॉपिक के MCQ कराए हैं। हर टॉपिक के वहाँ पर MCQ हैं। अगर आपने वही पूरे पढ़ लिए तो आपका एग्ज़ाम कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं लगातार इस प्रैक्टिस सेट आपको करा रही हूँ। उसके अलावा जिन्होंने हमारा पैकेज लिया होगा, हमारा FSO का ट्रिकी बैच लिया होगा, जिसमें हमने हर टॉपिक को ट्रिक से याद करवाया है, हर टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, हर टॉपिक के MCQ ली दिए हैं, हर टॉपिक का टेस्ट लिया है, तो आपका एग्ज़ाम कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, तो इस PDF को तो रिवाइज़ कर ही लेना, साथ ही साथ में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट डालूंगी, उनको भी रिवाइज़ कर लेना। एग्ज़ाम के बाद हम छात्रावास अधीक्षक और MPPSC प्रीलिम्स की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरा ट्रिकी बैच लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन से परचेज़ कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा प्ले स्टोर पे भी आप देख सकते हैं GK विद आकांक्षा शर्मा के नाम से। GK विद आकांक्षा मत कीजिएगा, GK विद आकांक्षा के साथ शर्मा भी लगाइएगा, क्योंकि जो हमारी GK विद आकांक्षा वाला जो एप्लीकेशन है वो बंद हो चुका है। तो आपको GK विद आकांक्षा शर्मा डाउनलोड करना है। अगला है FSSA 2006 के अनुसार सुधार नोटिस अगर होता है तो सुधार नोटिस में अगर कोई उपाय करना है तो उसके लिए कितने दिन दिए जाते हैं? 14 दिन दिए जाते हैं। सॉक्सलेट क्या होता है? वसा को मात्रा को निर्धारित करने या लिपिड सामग्री को निर्धारित किया जाता है। PCR जो चैन होता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है, इसमें इसकी खोज किसने की थी? कैरी मुलिस। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन
किसने खोज की थी इसकी? कैरी मुलिस ने इसकी खोज की थी। ये एक प्रयोगशाला तकनीक है जो डीएनए के एक छोटे से हिस्से की लाखों करोड़ों प्रतियां बनाने के लिए तापमान चक्र का उपयोग करती है। संक्रामक वगैरह तत्वों का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उच्च तापमान पर इस पे डीएनए के जो दोहरे स्ट्रैंड होते हैं अलग हो जाते हैं, जिससे हम किसी भी बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह का पता लगा सकते हैं। सौरपसन आइसोथर्म क्या होता है? जल गतिविधि और नमी सामग्री को नापता है। सौरपसन आइसोथर्म किसको? जल गतिविधि और नमी सामग्री को मापता है। सोयाबीन किसके द्वारा फर्मेंटेड होता है? सोयाबीन कोजी द्वारा फर्मेंटेड होता है। किसके द्वारा फर्मेंटेड होता है? सोयाबीन कोजी द्वारा होता है। ग्लूकोज के एक अणु से पूर्ण एरोबिक ऑक्सीडेशन का मतलब वायवीय ऑक्सीकरण के बाद कितने जीटीपी के अणु बनते हैं? तो जीटीपी के जो ये ग्वानिन फास्फेट होता है इसके 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु का जब वायवीय ऑक्सीकरण हो जाता है तो 2 जीटीपी के अणु बनते हैं। कैप्टाफॉल क्या होता है? कैप्टाफॉल एक कवक नाशक होता है। कवक को नाश करने में इसका उपयोग किया जाता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम किस प्रकार से काम करते हैं? तो ये सक्रियण ऊर्जा को कम करके काम करते हैं। अगर हम कच्चे अंडे के सफ़ेद भाग के सेवन करें तो B7 की कमी हो जाती है, मतलब बायोटिन की कमी हो जाती है ज़्यादा कच्चा अंडे का सफ़ेद भाग सेव किया तो। अंडे की संरचना क्या होती है? मतलब अंडे की संरचना में क्या क्या पाया जाता है? अंडे की संरचना में क्या क्या पाया जाता है? देखो, अंडे की संरचना में मुख्य रूप से उसका खोल होता है, बाहर का एक भाग होता है, फिर सफ़ेद भाग होता है और अंदर की क्या होती है? ये जर्दी होती है। अंदर की भाग को हम क्या बोलते हैं? जर्दी होती है। और बाहर के भाग को हम क्या बोलते हैं? सफ़ेदी होती है, जिसमें एल्यूमिन, फास्फेटिन, विटामिन सी ये सारी चीज़ें पाई जाती है। जो बाहर वाला बाहर वाला जो खोल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम उच्च होता है। और इसके बाद में ये सफ़ेद वाला जो भाग होता है ये वाला, ये पानी और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन से बना होता है। सफ़ेद वाला भाग एल्ब्यूमिन से बना होता है जो रोगाणु से बचाता है। और जो जर्दी होती है अंडर वाली, ये सबसे पौष्टिक भाग होता है, जिसमें अधिकांश वसा होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ल्यूटिन होते हैं, जेक्स्थेंथिन होते हैं और डोरी जैसी संरचनाएं होती हैं। तो अंडे में अगर हम बात की जाए तो सफ़ेद भाग में लगभग इसमें 90% पानी होता है। और जर्दी में पानी की मतलब ये पीले भाग में पानी की बात की जाए तो पीले भाग में 48% पानी होता है। अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन, कितना प्रतिशत विटामिन, कितना प्रतिशत पानी और कितना प्रतिशत फैट पाया जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो एक बड़ा अंडा अगर हम लें तो उसमें लगभग 75 से 80% पानी हो जाता है। 13% उसमें टोटल पूरे अंडे में अगर देखें तो 13% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। 10 से 11% पूरे अंडे में फैट पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, है ना। और अन्य जो 1-2% होता है ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और अंडे में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इसको पूर्ण प्रोटीन बोलते हैं। अंडे की जर्दी में और अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन, फैट और पानी, जर्दी में और सफ़ेदी में, अंडे की जर्दी मतलब पीला भाग और अंडे की सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी में सबसे ज़्यादा पानी होता है, 90% पानी होता है ना। ये आपको याद रखना है। और प्रोटीन लगभग इसमें 10% होता है, जबकि बसा इसमें ना के बराबर होता है। प्रोटीन 10% होता है और बसा इसमें नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। वहीं अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन 15 से 17% और बसा लगभग 27 से 30% पाई जाती है और पानी पाया जाता है 50%। मतलब जर्दी में बसा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अंडे की जो सफ़ेदी होती है इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें सभी अमीनो अम्ल होते हैं और कार्बोहाइड्रेट 1% से भी कम पाया जाता है। जर्दी में प्रोटीन 15 से 17% पाया जाता है और इसमें सफ़ेदी में 10 से 11% ही पाया जाता है और सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। सफ़ेदी में कुल प्रोटीन का बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन जर्दी में महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं। जर्दी जो होता है फैट का स्रोत होता है, जबकि सफ़ेदी जो होती है बसा मुक्त होती है। वाइट जो अंडे की सफ़ेदी होती है उसमें फ़ैट नहीं पाया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है।
और कच्चे अंडे का भाग का सेवन करेंगे तो B7 की कमी हो जाती है। हैगमैन फैक्टर क्या होते हैं? रक्त में कुछ अलग अलग प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं, करीब 9, जिसमें से फैक्टर जो 7 होता है वो रक्त का थक्का जमाने वाला फैक्टर कहलाता है, इसलिए इसको हैगमैन फैक्टर बोलते हैं। कैटफिश का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बालागो अट्टू होता है कैटफिश का वैज्ञानिक नाम। गिरनार 2 किसकी किस्म होती है? गिरनार 2 मूंगफली की किस्म है। मूंगफली की एक किस्म होती है जिसमें वो गुच्छा बनाती है, उसे गिरनार 2 बोलते हैं। एक भीमा सुब्रा होती है। भीमा सुब्रा प्याज की किस्म होती है जो कि सफ़ेद प्रकार के इस प्रकार के बल्ब पैदा करते हैं। अर्का रक्षक क्या होती है? अर्का रक्षक टमाटर की एक किस्म होती है। अर्का रक्षक किसकी होती है? टमाटर की। पंतरागनी किसकी किस्म होती है? मेथी की होती है। जो बछड़े का जो नवजात बछड़ा होता है, नवजात ये बछड़ा है, इसकी जो कोलेस्ट्रम खिलाने की दर होती है वो कितनी होती है? शरीर के वजन का 10% होती है। मक्खन की पैकिंग में हम PVP प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, या हम बोल सकते हैं पार्चमेंट पेपर का उपयोग इसमें किया जाता है। भारत में ताज़ी सब्जी के उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और भारत में विश्व में भारत का सेकंड स्थान है, और हमारा जो मध्य प्रदेश का स्थान है दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। फलों और सब्जियों की कटी सतह पर जो भूरापन होता है वो किसके कारण होता है? फिनॉल ऑक्सीडेशन पे। ये सब्जी वाला याद रखना। मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में स्थान, मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है, याद रखना। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, और टमाटर में हम पहले नंबर पे हैं। धनिया और लहसुन में भी हम पहले नंबर पर हैं, है ना। लेकिन अब ओवरऑल सब्जी के बारे में बात करें तो ओवरऑल सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का फल और फूल उत्पादन में स्थान, मध्य प्रदेश का अगर हम फल और फूल उत्पादन में देखें तो फूल उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरे स्थान पर है। फूल उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। वहीं अगर हम फल उत्पादन में बात करें तो फल उत्पादन में चौथे स्थान पर है। कुछ स्पेशल फलों जैसे अमरूद में दूसरे स्थान पर हैं, पपीते में चौथे स्थान पर हैं, इस प्रकार से स्थान है। फूल में और सब्जी में तीसरा स्थान है, फल में चौथा स्थान है। फलों व सब्जियों की कटी सतह पर भूरापन फिनॉल ऑक्सीडेशन के कारण। आर इनेमल मतलब रेड इनेमल, तो ये अम्लीय लाल फलों की डिब्बी बंदी के लिए होता है। लाल से याद रखना रेड इनेमल। व्हिपिंग क्रीम जो होती है, मतलब फैटने वाली जो क्रीम होती है, उसमें फैट की मात्रा कितनी होती है? 30 से 40% होती है जो व्हिपिंग क्रीम होती है। अलग अलग क्रीम की फैट की मात्रा होती है, जैसे कि कुछ लाइट क्रीम होती हैं, हाफ क्रीम होती है। कुछ लाइट क्रीम में 18 से 30% होता है। व्हिपिंग क्रीम में 30 से 40% होता है। हैवी क्रीम में 36% हो जाता है। लाइट में 18 से 30 होता है, और व्हिपिंग मतलब फेंटने वाली क्रीम में 30 से 40 होता है, और जो बहुत हैवी क्रीम होती है वो 36% से ज़्यादा होती है। क्लॉटेड जो क्रीम होती है वो सबसे ज़्यादा गाढ़ी होती है। क्लॉटेड क्रीम 55 से 60% तक गाढ़ी होती है। किसी भी फलों से अगर हमको एथिलीन को हटाना है, एथिलीन को स्क्रबर करना है, एथिलीन उन पे पास ना जाए, तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। पहला ट्रांसजेनिक पौधा जिसका उत्पादन किया है वो है तंबाकू। अल्ट्रावायलेट प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 200 से 400 नैनोमीटर तक होती है। टोस्टिंग क्या होता है? भोजन से अगर हम विलायक को अलग करते हैं तो वो टोस्टिंग कहलाता है। टमाटर सॉस की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम बेंजोएट। फ्रेंड, ये हमारा छात्रावास अधीक्षक का बैच है। 5000 प्लस पोस्ट आने वाली है, अधीक्षक की भी आने वाली है, संचालक की भी आने वाली है। MPPSC का नोटिफिकेशन अभी दिसंबर लास्ट में आ जाएगा। और ये सारे टॉपिक, हमारे कोर्स की खासियत ये है कि हम ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक द्वारा याद कराते हैं। हर टॉपिक के मैक्सिमम MCQ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, हर टॉपिक के नोट्स दिए जाते हैं, और हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाकर उसको ट्रिक से याद करवा दिया जाता है, जिससे याद करने का झंझट ही खत्म हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। ये सारा GK का पार्ट हो, भूगोल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, सारा कुछ, मध्य प्रदेश हो, बाल विकास हो, सारा कुछ आपको ट्रिक से याद करवाया जाएगा। इसका ऑफर प्राइस 999 है। आप इसे एप्लीकेशन से जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है। इसमें यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का जो पूरा टॉपिक ट्रिक से याद करवाए जा रहे हैं। हर यूनिट के MCQ भी दिए जा रहे हैं। हर टॉपिक को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में याद करवाया जा रहा है। करंट अफेयर्स की बुक दी जा रही है, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस बैच है। ये प्रैक्टिस कोर्स है, मतलब इसमें आपको PDF दी जाती है एप्लीकेशन पर,
499 इसका आरंभ के कुछ बच्चों के लिए चार्ज ले सकते हैं। हम इसकी एक हार्ड कॉपी भी बना रहे हैं और उसकी बुकिंग जो है लास्ट दिसंबर से स्टार्ट होगी, तो आप अपना नंबर मेरे पास सेव करा सकते हैं जिससे आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाए। और हम 14 के बाद क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको उसका पता चल जाएगा। और ये MPTET वर्ग 1 केमिस्ट्री का बैच है, अगर आप केमिस्ट्री से हैं और वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु कितना होता है। देखो, दूध का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूध का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक जो होता है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब हिमांक कितना होता है, -0.54 होता है। बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री और जो वो हिमांक जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड है। कौन सा विटामिन एक शर्करा अम्ल कहा जाता है, तो विटामिन सी की संरचना कुछ न कुछ शर्करा से मिलती है, शुगर से मिलती है, इसलिए इसको शर्करा अम्ल कहते हैं। फैट हमारे शरीर में इस प्रकार का एक न्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे ऊर्जा देता है। पहला फसल पौधा जीनोम अनुक्रमित कौन सा है, चावल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम आया था जो कि 2013 वाला था, उसकी शुरुआत प्रणब मुखर्जी ने की थी। और जो मानक अधिनियम आया था उसकी शुरुआत APJ अब्दुल कलाम ने की थी। दूध की वसा में जो नरम वसा होती है वो किसके कारण होती है, ओलिक और ब्यूटेरिक के कारण होती है। आयोडीन मान किसको दर्शाता है, असंतृप्तता की, मतलब डबल बॉन्ड को बताता है किस फैट में कितने डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो मतलब वो फैट अच्छा है ना, अनसैचुरेटेड फैट हो जाएगा। अगला है लैक्टोपेरोक्सीडेज क्या होता है। लैक्टोपेरोक्सीडेज जो ST पास्चुराइजेशन होता है उसका सूचक होता है। एसिड मान क्या होता है, एसिड मान मुक्त फैटी एसिड का मान देता है, मतलब मुक्त फैटी एसिड को मापता है। बोल सकते हैं कि ये जो एसिड मान होता है ये मुक्त फैटी एसिड को मापता है। कोदो बाजरा क्या होता है, मध्य प्रदेश के सूखे प्रवण क्षेत्र में उगता है। अभी हाल ही में खाद्य उत्पाद मानक के एक नए नियम आए हैं 2025 में, वो कब से प्रभावी होंगे, जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। सितंबर 2025 से फसाई ने एक लाइसेंसिंग विंडो लॉन्च की है। कौन सी विंडो है, फॉर आयुर्वेद आहार, क्या नाम है उसका, फॉर आयुर्वेद आहार है। सूखे फलों में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की है, 2000 ppm या 2000 पार्ट्स पर मिलियन। दूध में अफ्लाटॉक्सिन की मात्रा 0.5 माइक्रोग्राम। वनस्पति में अधिकतम ट्रांस फैट कितना हो सकता है, 2% हो सकता है ट्रांस फैट, है ना। ये तो सैचुरेटेड फैट अच्छा होता है या अनसैचुरेटेड। देखो, सैचुरेटेड फैट जो होता है जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उनमें डबल बॉन्ड होते हैं। और सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो बुरे होते हैं। और जो अच्छा वाला फैट होता है वो LDL को कम कर देता है, जो लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है। तो असंतृप्त वसा जो होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, सूजन को कम करते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, जिनको हम अल्फ़ा लिनोलिक और लिनोलिक एसिड बोलते हैं। नट्स, जैतून का तेल, मछली में पाए जाते हैं। जबकि जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो बुरे होते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो वनस्पति तेलों में जो अधिकतम ट्रांस फैट होता है वो कितना होता है, 2% तक होता है। खाद्य तेलों में जो पेरोक्साइड का मान होता है तो 10 मिली इक्विवेलेंट पर किलो पे होता है। गन्ने के गुड़ में सुक्रोज की सीमा कितनी होती है, 70%। खाद्य तेलों में पेरोक्साइड मान का मान 10 याद रखना, 10 से 15 तक पेरोक्साइड होता है खाद्य तेलों में। गन्ने के गुड़ में सुक्रोज कितना होता है, 70% तक होता है। दूध पाउडर में जो नमी की मात्रा है वो 5% तक होती है। दूध के पाउडर में नमी कम होती है, 5%। खाद्य आयात में जो फसाई किसका उपयोग करता है, फिक्स का उपयोग करता है। खाद्य आयात में जो फसाई उपयोग करता है, खाद्य आयात में वो किसका उपयोग करता है, फिक्स का उपयोग करता है। फसाई खाद्य आयात में किसका उपयोग करता है, फिक्स का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, इसको फिक्स को हम बोलते हैं फूड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो होता है, जो 2017 में प्रशिक्षण प्रणाली आरंभ की गई थी, जो लोकल जो दुकानदार होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए
उसकी जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है 2 साल तक वैलिड रहता है। कितना? केवल 2 साल तक उसका वैलिड रहता है। र्यूको के तहत, जो कि 2018-19 में आरंभ हुआ था, रीयूज्ड कुकिंग ऑयल, इसके तहत तेल को कब त्याग देना चाहिए? जब इसकी सीमा जो होती है लगभग 25 टीपीएम हो जाना चाहिए, है ना। इसकी मात्रा जब 25 टीपीएम हो जाना चाहिए, टोटल जो पोलर काउंट होगा इसका वो 25 हो जाए, तब उसके बाद उसको त्याग देना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग, लोग फॉर्मेल्डिहाइड का अचार में मिसयूज हो सकता है। शहद में मोम की मिलावट की जाती है। शहद में किसकी? मोम की मिलावट की जाती है। न्यूट्री हब को डीएसटी एजेंसी का समर्थन प्राप्त है। न्यूट्रो हब को किसका? डीएसटी एजेंसी का समर्थन प्राप्त है। एनआईएन जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, उसने अपना शताब्दी वर्ष कब बनाया? 2018 में बनाया। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। गुड़ी क्या है? एक गुंडी जो है वो बांस से बनी एक फर्मेंटेड डिश है जो कोरकू जनजाति पे बनाती है, उसको बोलते हैं गुंडी। जवारा पानी, अंकुरित बाजरे का जवारा पानी बनता है फर्मेंटेट करके। स्टेटिंग घटाने का लक्ष्य भारत सरकार ने कितना रखा है? एनुअली 2% रखा गया है। दूध में कौन सा केसीन सर्वाधिक पाया जाता है? अल्फा S1 केसीन सर्वाधिक पाया जाता है। केसीन जो प्रोटीन है दूध में किस रूप में रहता है? माइसील के रूप में रहता है। दूध के फैट में कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है? पामेटिक फैटी एसिड दूध के फैट में पाया जाता है। गाय के दूध में औसत ठोस पदार्थ कितना होता है? 12 से 13% होता है। गाय के दूध में जो औसत ठोस पदार्थ की अगर हम देखें, टोटल ठोस पदार्थ दूध में, गाय के दूध में कितना होता है? 12 से 13% होता है। गाय के दूध में पामेटिक एसिड होता है, ये भी याद रखना। इसमें 16 कार्बन होते हैं। केसीन माइसेल कप्पा मेसीन द्वारा स्थिर होता है। केसीन जो प्रोटीन है किसके द्वारा स्थिर होता है? माइसेल और कप्पा प्रोटीन के द्वारा स्थिर होता है। जो ताज़ा गाय का दूध है उसका पीएच कितना होता है? 6.4 से 6.6 होता है। फ्रेंड्स, बार बार बोल रही हूँ, अपना नंबर आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अपनी आईडी से, और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस में आपको रील्स के द्वारा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। लोबी बॉन्ड टिंटोमीटर क्या है? लोबी बॉन्ड जो टिंटोमीटर होता है वो दूध के रंग को मापता है। घी में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? विटामिन ए सर्वाधिक होता है। मीठे गाढ़ा जो दूध होता है उसमें कम से कम 8% फैट होना चाहिए, जो मीठा गाढ़ा दूध रहेगा। फ्लेटिंग क्या होता है? जानवर में रीढ़ की हड्डी को हटाना फ्लेटिंग कहलाता है। जानवरों में से रीढ़ की हड्डी को हटाना क्या कहलाता है? फ्लेटिंग कहलाता है। ये याद रखना। गाय के दूध में ठोस पदार्थ 12 से 13% होता है और मीठे गाढ़े में 8% फैट कम से कम होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जो हार्ड कॉपी में आपको मिलने वाला है 7500 प्लस MCQ का। लास्ट दिसंबर वीक से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1199 रहेगा, प्लस आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कुरियर चार्ज लगेगा। यूनिट 1 से 10 तक के हर यूनिट के इसमें बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। ये ट्रिकी बैच है, इसके बारे में बता चुकी हूँ, और ये प्रैक्टिस बैच है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।